ये कृष्णा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन जो मॉडल पेपर चल रहे हैं अपने विज्ञान के, उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो साथी हैं, कल भी मैंने कहा था, पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम अपने 2 साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये आगे दूसरे साथियों तक पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, अपन ने खंड ए पूरा कर लिया था जिसमें 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न जो था उसमें 12 प्रश्न थे, फिर खाली जगह वाला था उसमें 6 थे, और फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। अब आ रहे अपन लघुतरात्मक प्रश्नों में, तो इनको किस प्रकार से हल करना है। साथियों, ये जो है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो लोहा है, उस पर जंग लगने से बहुत सारी वेस्टेज चली जाती है। तो इससे के जंग से बचाने के लिए एक तो इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा, उस पर पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। पेंट करने से उस पर जो है पानी जंग क्यों लगता है? लोहे की अभिक्रिया जब वायु और जल से होती है तो उस पर जिंक ऑक्साइड जंग बनता है। तो ये जंग अगर पानी और हवा पहुंचेगी ही नहीं उसके पास तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, और ये अभिक्रिया नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगा। इसलिए हवा और पानी से बचाने के लिए, नमी और ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं या उस पर पेंट कर देते हैं। कार्बन के 2 अपरूप है, क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय है। अब इसमें यह नहीं पूछा है कि भाई कौन सा बताना है, तो कार्बन के 2 अपरूप जैसे क्रिस्टलीय पूछे तो हीरा और ग्रेफाइट, ये 2 हो गए। इसके अलावा भी है जैसे फुलरीन, जिसको बक्कीबॉल भी कहते हैं, फुलरीन, ये 3 हो गए ग्रेफाइट के क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है। और इसके अलावा जो है शक्कर है, चीनी है, वो अक्रिस्टलीय अपरूप है। ये क्रिस्टलीय अपरूप हो गए हीरा और ग्रेफाइट। तो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अब मिशेल की संरचना का चित्र बनाइए। ये मिशेल की संरचना का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये कब बनता है? जब अपन किसी कपड़े को, तेलीय कपड़े को या किसी मैले कपड़े को साबुन से धोते हैं तो साबुन में जो सोडियम होता है और यहाँ जो तेल की बूंद है, ये इसका जल विरोधी सिरा इस तेल की बूंद पे आता है। कौन सा सिरा? जल विरोधी सिरा तेल की बूंद पे आता है और इस तेल की बूंद को हटा देता है। तो इसका चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी दिख रहा होगा। तो यह है मिशेल। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है? अपन बाएं से दाएं, ये इधर का है बायां, अब बाएं से दाएं चलेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें त्रिज्या घटेगी। त्रिज्या घटने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें जो आवेश है वो बढ़ते हैं। जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जो है परमाणु बढ़ेंगे, यानी प्रोटॉन बढ़ेंगे। और प्रोटॉन क्या करता है? बाहर से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसलिए इसकी जो है परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और कार्य। इसमें अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या करता है? ये भोजन का जो अम्लीकरण है, यानी ज़्यादा अगर कोई, एक तो इसका कार्य है भोजन का पाचन, और दूसरा है कोई भी अगर भोजन में विषाक्त पदार्थ है या कोई कीटाणु है उसको भी ये मार देता है, यानी अपने रोगाणु का भी इलाज कर देता है। और दूसरा भोजन का पाचन तो है ही। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? इसका कार्य क्या है? प्लेसेंटा जो है माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो उस बच्चे के और माता के बीच में
जो पोषण का कार्य करने वाली संरचना होती है वो कहलाती है प्लेसेंटा, आंवल या जर। क्योंकि जो अंडे देते हैं वो अंडज होते हैं और जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। वो जरायुज इसी कारण से कहलाते हैं कि प्लेसेंटा को हिंदी में जर भी कहते हैं। तो जर से जुड़ा हुआ है वो प्लेसेंटा, यानी वो जीव जरायुज है। यानी प्लेसेंटा किसे कहते हैं? माँ के गर्भ में जो शिशु है उसके पोषण के लिए एक संरचना माँ के आमाशय उसे गर्भाशय से जुड़ी रहती है, वो संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। और इसका कार्य क्या है? माँ से पोषण को शिशु तक पहुँचाने का कार्य है प्लेसेंटा का। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, ये जो पुष्प है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी दो काट होती है। एक अपन ऐसे काटते हैं जैसे मूड़ी को गोल गोल काटते हैं, और एक खड़ी काटते हैं। तो इसमें खड़ी काट का जो है चित्र आपको बनाना है, जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, ठीक है। इसके बाद लेंस समता का सूत्र और मात्रक। लेंस की समता जो है इसका सूत्र होता है 1/f और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है विद्यार्थियों? डायोप्टर। लेंस समता का सूत्र क्या होता है? डायोप्टर। और सूत्र होता है 1/f, यानी समता को P कहते हैं, पावर P बराबर 1/f। और इसका मात्रक जो है वो डायोप्टर। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक है, जैसे ये चालक तार ले लिया आपने, तो इसका जो प्रतिरोध है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई और एक चौड़ाई। यानी जितना चौड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जैसे अपन सड़क से मान लेते हैं, एक सड़क है, अगर वो संकड़ी है तो उसमें आने वाले वाहनों में अवरोध ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, वो ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। अगर सड़क चौड़ी है तो उसमें क्या होगा? वाहन आसानी से निकलेंगे, तो वहाँ ट्रैफिक कम होगा, यानी प्रतिरोध कम होगा। तो उसका क्षेत्रफल है, ये इस प्रतिरोध का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये अगर ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, और लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे अपन यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है तो उसमें कम बाधा आएगी, और अपन को 20 किलोमीटर जाना है तो ज़्यादा बाधा आएगी। इसलिए अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोध लंबाई के समांतर होता है। और जो है चालक उसका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। विद्युत परिपथ तथा अवयवों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय। यहाँ देखो साथियों, जो मॉडल पेपर है उसमें अवयवों की जगह साथियों लिख रखा है, तो ये आपको करेक्शन करना है। विद्युत परिपथ तथा अवयवों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय, एक तो फ्यूज और एक MCB। एक तो फ्यूज जो शुरू से चला आ रहा है, एक MCB माइक्रो सर्किट ब्रेक। MCB की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो सर्किट ब्रेक, लघु परिपथ विच्छेदक MCB लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त नियम, ये पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। ये जो दक्षिण हस्त नियम है उसको लिखना है, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा, ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा है, और ये उस चालक पे लगने वाला बल है। तो अगर विद्युत धारा जो है उसके समांतर अगर क्या होती है? चुंबकीय दिशा के समांतर होती है, तो पे लगने वाला जो बल है वो दोनों के आपस में समांतर ही होगा। ये चुंबकीय दक्षिण हस्त नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है, और ये चालक पे लगने वाले बल की दिशा है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। अगर इसको पूरा समझना है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको पूरा कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गए अपने 14 तक प्रश्न। इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों पे। यार विद्यार्थियों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं और याद दिलवा दूं आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। इसके पास में एक लाइक का बटन है तो उसको भी दबा दीजिए, और
अगर वीडियो पसंद आ रहा है या इसमें कुछ सुधार करना है तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है? तो परिणामी प्रतिरोध के दो सूत्र होते हैं, ये है। इसको पहले तो आपको पहचानना है। इसमें आपको कौशल ये होना चाहिए कि वे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। दो प्रकार होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। जैसे एक ही बिंदु से ये 3-4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ये होता है समांतर क्रम, और एक के सिरे से दूसरा जुड़ा हुआ है ये होता है श्रेणी क्रम। तो ये किस में जुड़ा हुआ है? ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका परिणामी प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? 1 + 2 यानी R1 R बराबर R1 + R2 + R3 जितने भी आगे हैं। तो इसमें अपने दो ही है, तो R1 क्या है? R बराबर R1 2 + R2 भी 2, तो R परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। और अगर समांतर क्रम में होता है तो इसमें होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस प्रकार से ये इसमें तो अपने केवल समांतर श्रेणी क्रम में है, तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसमें दोनों ही मैंने बता दिए। और अगर इसमें मॉडल पेपर में समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो वहाँ समांतर क्रम भी आ सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा, केवल परिभाषा है, यानी ज्ञान होना चाहिए कि भाई क्या है। तो नवीकरणीय क्या है? जो कभी भी ऐसे ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं वो नवीकरणीय है। जैसे वायु है, यानी पवन ऊर्जा मान लो, सौर ऊर्जा है, समुद्र की ऊर्जा है, तो ये क्या है? नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में जो कभी वापस नहीं बनती है या बनती है तो बहुत समय लगता है, वो होती है अनवीकरणीय में। जैसे जीवाश्म वाली ऊर्जा है तो ये आती है, जैसे ताप ऊर्जा है, तो ये क्या आती है? अनवीकरणीय में है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखिए। विकृत गंधिता होती क्या है? जैसे अपने तेलीय पदार्थ होते हैं, उन तेलीय पदार्थों को अपन ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो उनके खाने के स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृतपन आ जाता है, वो विकृत गंधिता है। और विकृत गंधिता को बचाने से क्या कर सकते हैं? अपन इनको डिब्बों में पैक करते समय वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, यानी डिब्बा बंदी करते समय वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। ठीक है साथियों। मानव अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, मानव अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन है, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। ये करते क्या है? इनके कार्य भी पूछे हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज को वापस, यानी ऐसा समझो, ये इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ग्लूकागोन है ये वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो अब ये अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? ये ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा है मूत्र के साथ में विसर्जित होगी। इससे क्या होगा? इससे कौन सा रोग होगा? इससे होने वाले रोग का नाम है मधुमेह। कौन सा रोग है साथियों? मधुमेह रोग, डायबिटीज, शुगर, सीधी सी भाषा में अपन कहते हैं तो शुगर है। ठीक है। ये है मानव अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या आ गया? हार्मोन का नाम आ गया इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य है
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए। तो इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये ऊपर का आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पता है कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये 46 जो गुणसूत्र है, इनमें क्या होता है, 23 जो है माता से आते हैं और 23 पिता से आते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये जो 23 है, इन 23 का भी विभाजन होता है। ये जो 46 गुणसूत्र है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 44 + 2। अब ये 2 क्या है, ये 2 है, जैसे ये है, अगर 22 तो सेम रहेंगे और 1 अलग रहेगा, 22 + 1। ये है, इनको क्या कहते हैं, ये कायिक गुणसूत्र है और ये लिंग गुणसूत्र है। अब ये लिंग गुणसूत्र है, तो जैसे माता के हैं, तो माता में क्या होगा, माता में होगा 22 + x या x, जबकि इसमें क्या होगा 22 + x या y। ठीक है। अब जैसे ही ये निषेचन होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, डिफरेंस किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसको अपन, ये x है और ये x से y है। अगर इसका निषेचन हुआ तो x यानी क्या हुआ, पुत्री। इसका और इसका निषेचन हुआ तो क्या हुआ, xy यानी पुत्र। इसका और इसका निषेचन हुआ तो क्या हुआ, x यानी पुत्री। और इसका और इसका निषेचन हुआ तो क्या हुआ, xy यानी पुत्र। तो ये लिंग निर्धारण होता है। अब इसमें क्या है, माता का कोई रोल नहीं है, माता के दोनों सूत्र है वो x है, तो कोई सा भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिता का जो y गुणसूत्र है, ये लिंग का निर्धारण करता है। तो समाज में जो भ्रांति है वो भी गलत है कि पुत्र या पुत्री के लिए माता जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। पुत्र या पुत्री के लिए जिम्मेदार कौन है, पिता है। पिता का अगर y गुणसूत्र जो है निषेचित होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसमें 50-50% की संभावना रहती है कि भाई 50% पुत्र या 50% पुत्री। ठीक है। इसके बाद में है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं। दूरदृष्टि का मतलब है दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसके लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसके लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। ये जैसे चश्मा है, इस चश्मे में आपने देखा होगा कि यहाँ एक, अगर दोनों लगाते हैं तो यहाँ एक टिकिया रहती है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो अपन ऊपर देखते हैं तो इससे दिखाई देगा उत्तल से, और पास में देखते हैं तो इस उत्तल से दिखाई देगा और दूर का अवतल से। तो ये जो है अपने क्या है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा है, उत्तल है। और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि में मतलब निकट की दिखा देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, ये उल्टा है, थोड़ा सा समझ के रखना। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय क्या है, सूर्य अपन से ज़्यादा दूरी पर रहता है, तो जो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला रंग है वो है लाल। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, लाल है। तो सुबह और शाम को जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो सूर्य अपन से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहता है और सबसे ज़्यादा लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की है। तो वो लाल रंग ही अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी के रंग नहीं। दोपहर में देखोगे तो नीला रहता है क्योंकि उस समय वो अपने नीला रंग जो है कम तरंगदैर्घ्य का वो अपने पास पहुंचता है। तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है
और वो लाल रंग ही सुबह और शाम को अपनी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए उसको अपने को कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है, रक्ताभ रंग दिखाई देता है। तो साथियों, ये 20 तक प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न अपने अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इसका फीडबैक भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।